मैं यूक्रेन की राजधानी कीव में हूँ और यहाँ भारतीय दूतावास में दो ऐसे शख्स मिले हैं जो हिंदी के विद्वान हैं और इन्होंने हिंदी के विद्यार्थी जो हैं वो पैदा किए हैं और उन्हीं विद्यार्थी में एक जो भारत में राजनयिक के तौर पे भी काम कर रही है ओलेना। तो ओलेना की जो अध्यापिका हैं वो मेरी बाईं तरफ हैं और ओलेना के जो अध्यापक हैं वो दाईं तरफ हैं। यूरी इनका नाम है और आप आन्ना। हम आप दोनों से बारी बारी से जानना चाहेंगे कि पहले आपसे कि आपने हिंदी कब सीखा, क्यों सीखा? मैंने हिंदी के लिए 2008 में अप्लाई किया था, लेकिन सच बोलो तो जापानीज के लिए अप्लाई किया था पहले। तो सौभाग्य से हिंदी सीखने लगी और अभी तक सीख रही हूँ, पढ़ाते समय सीख रही हूँ। पीछे मंशा क्या थी, क्या सोच थी कि हिंदी सीखी? जापानीज नहीं मिला तो हिंदी की, चाइनीज भी हो सकता था, कुछ और भी हो सकता था। जापानीज चाहती थी क्योंकि वो सबसे मुश्किल भाषा मानी जाती थी। तो फिर जब जापानीज नहीं हुई, मुझे प्रस्ताव मिला हिंदी फिर से सीखने का। यूनिवर्सिटी की बात करिए। तो मैंने हिंदी चुनी। ठीक है। आपके सामने भी यही सवाल, क्यों हिंदी को? देखिए, हर हिंदी सीखने वाले की यहाँ पर हर दूसरे हिंदी सीखने वाले की यही कहानी है कि पहले कोई अंदाजा नहीं था हिंदी भाषा का और कुछ और पढ़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पहले कोई इस विभाग नहीं खुला था हिंदी का, वो जब पहला खुला था हम लोग आए थे, कुछ नया सा लगा तो अजमाने की सोच। और किस उम्र में थे तब आप? स्कूल के बाद 17 साल के थे। अभी 18 क्या आप हो गए? अभी तो 19, 18 दो गुना कर दीजिए तो उसको जोड़ के ठीक है। वो हुआ था। पर जब सीखने लगे थे तब पता चला कि कितनी समृद्ध, कितनी गहरी, कितनी प्राचीन संस्कृति का अंश है हिंदी, और हिंदी के साथ जिस सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान हमें मिलता आया है वो अतुलनीय है। इसलिए हमें कभी कोई पछतावा नहीं हुआ हिंदी को चुनने। मैं इसलिए ये खास मानता हूँ क्योंकि कई देशों में मैं देखता हूँ कि हिंदी के लिए एक नेचुरल जो एक प्राकृतिक जो पृष्ठभूमि है वो होती है, लेकिन यूक्रेन जैसे देश में हिंदी सीखने की ललक और हिंदी के साथ आगे बढ़ना। मेरा सवाल ये है कि हिंदी ने आपको क्या दिया? एक दृष्टिकोण शायद दिया है, एक विस्तृत चेतना, चीजों को देखने की क्षमता, एक अलग सी क्षमता जो भारतीय दर्शन वगैरह सीखने से मिलती है। और हिंदी के जरिए बहुत सारे लोगों से संपर्क हुआ है जिनकी मित्रता ने बहुत कुछ योगदान किया है हमारे व्यक्तिगत विकास में भी। तो बस यही, जिनसे भी हम कुछ सीख पाते हैं वही हमारे गुरु है और गुरु के प्रति हम कृतज्ञ है। और अगर आप अंग्रेजी पे ही रहते तो शायद भारत के बारे में वो बातें नहीं जान पाते या वो संपर्क नहीं पैदा कर पाते जो हिंदी के जरिए आप ये कहना लगता है कि पहले से शायद आगे में कुछ चीजें निर्धारित होती है कि हमें इसी पथ से चलना था, तभी तो हिंदी ने हमें चुन लिया। अगर जैसा शब्द इतिहास में नहीं होता है, कैसा होता अगर हम अंग्रेजी में भी जाते, तभी मुझे विश्वास है कि यही सारा ज्ञान, यही सारा दर्शन, यही सारा सांस्कृतिक धरोहर वो तब भी हमें मिलता, ढूंढ के खींच लेता। लेकिन हिंदी के होने का फायदा ये है कि आप मूल रूप से हिंदी भाषियों से बात जान पाते हैं। जी, बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं, सीख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं गायन का, फिल्मों का, लोगों से मिलने जुलने। आपने गायन की बात की, अभी इन्होंने एक पूरा गाना गाया है, तो इसके पहले हम आगे बढ़ें, पहले तो वो आप गाना गा लीजिए, फिर हम अपने दर्शकों को उसके आधार पे आपसे सवाल पूछेंगे और उनको बताएंगे। छोटा सा, हाँ छोटा सा, 1 मिनट 1.5 मिनट। तुम ही मेरे माली, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
तुम ही मेरे मांगी, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देख तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर कि ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर कि ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हूँ। तुम ही मेरी मांगी, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। मैं इसलिए पहले आपको मैंने आप गाने को कहा क्योंकि हिंदी भाषा सीखना और हिंदी भाषा में काम करना एक बात है, और हिंदी गाने में उतर कर उसको गाना ये एक साहस का दूसरा पहलू है। तो ये कैसे आपने पा लिया, कैसे यार? आपको अगर नहीं लगा तो मैं बता दूं कि ये गाना हिंदी को ही समर्पित था जी। नहीं, मैं वही हिंदी से बोल रही थी कि तुम मेरे मंदिर मेरे पूजा। ये इन्होंने जवाब दिया, लेकिन आपका जवाब ये साहस जो आया हिंदी में गाने का, भी आप भरी महफिल में हिंदी में गाए, कॉन्फिडेंस के साथ गाए, तो वो कहाँ से? बचपन से किया है शायद संगीत और गाने के प्रति मेरा लगाव। तो यूक्रेनी गाना, अंग्रेजी में गाना, हिंदी में गाना भी, क्योंकि बहुत ही दिलस्पर्शी होता है संगीत भारत का और गीत कला भी। इसीलिए अच्छा गाना है जो कोई और अपने प्रेम के प्रति गा सकते हैं या परमात्मा के प्रति या सेवा की गीत है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि परमात्मा के लिए भी गाया जा सकता है और पति के लिए भी गाया जा सकता है, क्योंकि जितना मैंने जाना है प्रेम के कम से कम 72 परिभाषाएं हैं, जिसमें आप गॉड को भी प्यार करते हैं और डॉग को भी प्यार करते हैं। प्यार का वो मूर्ति जो है, वो जो तस्वीर है वो अलग है। बहुत टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल ये है कि पिछले 3.5 सालों से देश युद्ध से गुजर रहा है, आप लोगों का जो अनुभव है वो क्या है इन 3.5 सालों में? हिंदी में आपसे जानना चाहते हैं ताकि हमारे हिंदी के दर्शक समझ सके क्या कुछ खोया है इन 3.5 सालों में आपने, किस तरह से आप लोगों ने अपने आप को एक मजबूती दी है कि युद्ध है बेशक लेकिन हमें जीना है। इस मुताबिक मैं पूछ रहा हूँ। बस ये कहना चाहूँगी कि जीवन में किसी को मैं महसूस करना को मतलब नहीं चाहती हूँ कि कोई अपने जीवन में युद्ध का खतरा, युद्ध का डर महसूस करे। क्या कोई बहुत ज्यादा जल आत्माएं हुए हैं हम लोग, जो जिनमें से हमारे सैनिक लोग हैं, चिकित्सक भी हैं, जो अपना बलिदान किया मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। मेरे पिताजी भी सैनिक हैं और मतलब मेरे दोस्तों में से ज़्यादा लोग अभी रक्षा करते हैं हमारे देश की। लेकिन स्वतंत्रता तो हम लोगों ने अभी भी लड़ाई करते हैं हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी भाषा के लिए, हमारे जन पहचान के लिए भी। तो मतलब क्या करूँ, और यदि सांसारिक सभ्यता से सांसारिक मतलब आगे दूसरे देशों से हमें
ज़्यादा सहायता मिले इसी प्रतिस्पर्धा में, इसी विरोध में, तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि जो भी संसार में होता है ये सिर्फ एक देश की सीमाओं के अंदर तो नहीं होता है, क्योंकि हम सब भाई होते हैं। ये संसार हमारा घर है, सारे देशवासियों। और जो एक देश में होते हैं वो दूसरे देशों पर प्रभाव भी डालते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत जैसे देश एक यूक्रेनी होने के नाते और यूक्रेन में एक हिंदी भाषी विद्वान होने के नाते आपकी क्या अपेक्षा है भारत के लोगों से? देखिए, ये सब जब शुरू हुआ था तो बहुत लोगों की ये शायद आकांक्षाएं थी कि भारत हमारा सहारा करने के लिए कुछ हमारी ओर हो जाए, जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध हो जाए। तो यहाँ लोगों को थोड़ी आपत्ति थी भारत की निष्पक्षता से, पर मैं तो हमेशा ये सोचता आया था कि भारत से हम जब इतने दूर हैं और उतने भी पुराने गहरे सांस्कृतिक संबंध भी नहीं है, तो ये सहज सा है जब कोई भी देश सबसे पहले अपने हितों के बारे में सोचता है। तो मैं सभी से कहता था कि अभी भारतीयों से आपको कोई ऐसी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ठीक से अनुमान भी नहीं है, ठीक से जानकारी भी नहीं मिल रही है कि इधर क्या हो रहा है। और वैसे भी जब दुनिया के दूसरे कोने में कोई युद्ध छिड़ जाए, क्या हमने कभी कोई ज्यादा चिंता जताई थी? हमने कभी अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था तो क्या यूक्रेन ने अमेरिका के साथ संबंध तोड़े थे? हम तभी ये सब सोचने और बोलने लगते हैं जब हम पे गुजर रहा हो। तो और जिन देशों को इससे कम लेना देना होता है, तो स्वाभाविक है कि उनका अपना जीवन जारी होता है, उनकी अपनी रुचियाँ रहती है, और एकदम हम ऐसा नहीं डिमांड कर सकते हैं कि एक दृढ़ राजनीतिक स्टैंड ले लो, हमारी ओर खड़े हो जाओ। तो अब भी जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय सरकार को सबसे पहले अपनी जनता की हितों की सोचकर कर रही है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में न्याय अन्याय की कुछ अपनी अवधारणाएं होंगी, पर राजनीति से तो पहले से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि हमेशा ही न्याय का साथ दे। राजनीति तो पूरे विश्व में ऐसी ही होती है जिसको हम एकदम सात्विक शक्ति नहीं कह सकते जी। इसलिए ना कोई बड़ी शिकायत है, ना कोई बड़ी आकांक्षा है। बस हम ये चाहते हैं कि अपनी सांस्कृतिक, अपनी आध्यात्मिक पहचान लोग ना खोए, चाहे वो यूक्रेन में रहे या भारत में रहे। और एक बात मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जो भारतवासियों में एक ऐसी प्रवृत्ति है, वैसे हर कहीं के लोगों में होती है कि किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर बहुत जल्दी अपना विचार बना लेते हैं। कहीं कुछ पढ़कर, कहीं कुछ सुनकर तुरंत ये दावे से बोलने लग जाते हैं कि इधर तो अमेरिका सब कुछ करवा रहा है, रूस ने कुछ गलत नहीं किया, ये सब कुछ सुनने को मिलता है। तो सबसे बहुत बड़ा अनुरोध है कि स्थिति को जाने बिना, ठीक है, आप यूक्रेन का सहारा मत कीजिए, ज्ञानी मत बनिए कृपया, क्योंकि जो कुछ सच्चाई के छोटे छोटे विकृत टुकड़े मिल रहे हैं मास मीडिया में, वो पूरी सच्चाई नहीं है। कुछ हो रहा है, आपको सहारा करना है नहीं करना है, पर अपनी राय उतनी आसानी से, उतने दावे से बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही, और इसके लिए आपको साधुवाद, क्योंकि आपने इतने साफ अल्फाज में एक बात कही कि अपनी राय जल्दबाजी में मत बनाइए। जिसके साथ आपको इंटरेस्ट लग रहा है उसके साथ आप खड़े रहिए, लेकिन कहीं न कहीं मानवता की तरफ भी देखिए। ये आपके कहने का लबुलवाब है, जितना मैं समझ पाया हूँ। एक आखिरी 30 सेकंड का आपसे जवाब चाहूंगा। हिंदी के माध्यम से कैसे आप आउटरीच करना चाहेंगे, कैसे आप पहुंचना चाहेंगे उस हिंदी जनमानस तक जिनको
इस युद्ध और इसके पोटेंशियल्स के बारे में, इसके अलग अलग पहलू के बारे में कुछ नहीं पता, छोटे में। जी, वो तो हम कई सालों से कर रहे हैं और वास्तव में भारत में कई सारी शैक्षिक संस्थाएं हैं और सांस्कृतिक समुदाय है जिनसे हमारा अच्छा परिचय हो चुका है और हमें अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ अलग अलग कार्यक्रमों में हमें बुलाया जाता है, हम जाते हैं कुछ सम्मेलनों में, कार्यशालाओं में यूक्रेन की भारत विद्या का प्रतिनिधित्व करने। तो अक्सर ऐसा भी होता रहा है इन सालों में कि बड़े बड़े आयोजनों में हम ही इकलौते अभारतीय थे, हिंदी में बोलने वाले जो अपने देश, अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने आए थे। तो चाहे वो कोई लेखक सम्मेलन हो, चाहे वो किसी विश्वविद्यालय में कोई आयोजित किया हुआ महोत्सव हो, जैसे भोपाल में कई सालों से टैगोर विश्वविद्यालय में विश्वरंग महोत्सव मनाए जाते हैं, उसके हम लगातार भागीदार रहे हैं और उधर हमें जानते हैं, उधर हमें पहचानते हैं, हमारी रचनाएं वहाँ प्रकाशित करते हैं हिंदी में। तो जितना हो सके हम अपनी पहुंच बना रहे हैं, बढ़ाएं। जी जी, ऐसा ही। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहिए? जी, आपका सवाल जी। जी, तो सेम अभी भगवान की कृपा से शायद हो पाए हमारी एक यात्रा छात्र छात्राओं के साथ विश्वराग सम्मेलन के लिए भोपाल में। हम एक प्रस्तुति, एक नाटक दिखाना चाहेंगे हिंदी में, लेकिन नाटक जो है वो हमारे एक मशहूर लेखिका और कवि है लेसे बांकी इसका नाम है, और यूरी जी ने बड़े कवि हैं, बड़े लेखक भी हैं और अनुवादक भी। उन्होंने इस रचना का अनुवाद कर चुका है। तो हम ये नाटक प्रस्तुत करना चाहेंगे हिंदी में भोपाल में नवंबर में। तो आप लोग आना तय हो गया है? आप लोग आ रही हैं? परमिशन वगैरह मिल चुका है? चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और अगर हमारे तरफ से कोई सहयोग की जरूरत हो तो बेशक हम अपनी भरसक कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़े से फंड की जरूरत है, बताइए। फंड बड़ा सवाल है इंडिया में। फंड तो मेरे बारे में पूछा जाए तो मुझे फंड कहाँ से आ रहा है कि मैं यूक्रेन जा रहा हूँ और बाकी जगहों पर जा रहा हूँ, तो बड़ा विवादास्पद पहलू है। लेकिन जी 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 बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन जाते जाते अगर एक लाइन कोई और दूसरा गाने का जिसके जरिए आप भारतीय जनमानस को बताएं कि यूक्रेन में आप जैसे लोग जो हैं वो बहुत केयर करते हैं, 30 सेकंड में कोई एक और गाना हिंदी में यूक्रेनी में भी आप, क्योंकि आपने इतनी देर से हिंदी बोला, हमें भी पूरा हक है कि आप यूक्रेनी में कुछ गाएं, और वो भी हम अपने दर्शकों को बोलेंगे। यूक्रेनी में Я піду далекі гори на широкі полонини і попрошу вітра з горі, аби він не спав до днини, щоб летів він через гори і крізь печери, і в діброви дізнавсь, де моя мила, карі очі, чорні брови. Мила моя, люба моя, світ, ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний цвіт. Я несу любов зажуру, мрію молоду, і сади цвіту для мене, як до тебе йду. एक लाइन हिंदी में इसका तर्जुमा, इसका अनुवाद एक लाइन हिंदी में, ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि ये गाना किसके लिए। पहाड़ों में जाऊँ। जी जी जी, मैं पहाड़ों में जाऊंगी, इसका टाइटल है, इसका शीर्षक जी। ये एक प्रेमी अपने प्रेमिका से अपने प्रेमिका को गा रहा है कि मैं तुमको ढूंढना चाहती हूँ, और मैं हवा से पूछूंगी कि वो पहाड़ों में जाके, वानों में जाके तुमको ढूंढ के मेरे पास
मेरे नज़र में ले आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मैं इसका तर्जुमा ये निकालता हूँ कि यूक्रेन को शांति चाहिए और शांति की तलाश में यूक्रेन के लोग पहाड़ों में भी जाने को तैयार हैं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत इस देश को शांति की है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हिंदी में अपनी बात रखी और हिंदी में हमसे बात की। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।